सबसे बड़ी समस्या तो आती है जो धान के रेट कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि इन फसलों में रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी रोग आ जाता है खेती में और पूरी फसल ही धान की नष्ट हो जाती है। बड़ी मुश्किल से मनाया, बहुत क्या सारे बताया? चैलेंज थे। हाँ। वो कहते थे कि बाग लगाओगे नुकसान होएगा, चोरी भी होएगी बाग से, कैसे रोकोगे, लड़ाई भी होगी फल लोगों के चोरी साथ। होंगे। हाँ, फल चोरी होगे तो आप उनसे किसी के साथ लड़ाई भी होगी, कितनी करोगे? कितना करोगे। तो वो सब चीज़ें थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे होने के नहीं, बाग नहीं होने का। इसके आधे 1.25 एकड़ के आधे पार्ट पे शुरुआत की थी 2018 में। क्या लगाया था? ये अपने अमरूद और नींबू। यूट्यूब से, गूगल से सर्च करा। हाँ। फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपना बागपत, उनसे संपर्क करा। अच्छा। वहाँ पे एक जानने वाले मिल गए, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तूफान आया, बरसात हुई, ओला पड़ गया, पूरी गेहूं की फसल है या धान की फसल है पूरी ही बर्बाद हो गई। वो तो ऐसा मतलब चैलेंज बागवानी में नहीं है। देखो मैडम, समस्या तो शुरुआत में बहुत सारी होती है, पर जैसे मतलब कि अपने वे पे चलते हैं तो हमें रास्ते खुद ही मिलते चले गए। इस चीज़ के लिए मेरा विरोध हुआ था। घर वाले भी बोलते हैं, रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि पढ़ लिखने के बाद कि भाई जॉब करनी चाहिए, अब पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ कि खेती में चला गया। बट मैडम, एक विषय सोचने वाला है, अगर सारा टैलेंट, सारे एजुकेटेड पर्सन गांव से निकल के अपने मेट्रो सिटीज में चले जाएंगे, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई चले जाएंगे, तो गांव में तो पढ़े लिखे रहने के नहीं। तो पर ये तो सब नहीं सोचते। हाँ, अगर मैं इस चीज़ की मैं शुरुआत ना करता तो मेरे से प्रेरित होकर और लोग भी इस क्षेत्र में शुरुआत ना करते। आज मेरे से प्रेरित होकर कई लोगों ने बागवानी की शुरुआत की है। हमारे खास पॉडकास्ट अन्य क्षेत्र का ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है बागपत के गांव सिसाना से। और ये गांव है, इसमें हमें किसान मिले हैं जिनकी कहानी अपने आप में एक मिसाल है और जिनसे सीख ली जा सकती है। लेकिन शुरुआत में ही आपको बता दूं कि सिसाना गांव में अपने आप में बहुत खास है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों का ये गांव है। और यही नहीं, चौधरी चरण सिंह ने भी यहाँ पर जो अपने काम की शुरुआत की थी खेती और किसानी से, उसके लिए भी उन्होंने बागपत के इस गांव में काफी समय बिताया था। और इसी गांव से आज मेरे साथ जो पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो हैं विनीत चौहान। और वो मेहमान इसलिए हैं इस पॉडकास्ट में क्योंकि मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं इस गांव में, अपनी तरह का अलग काम कर रहे हैं, कई लोगों को सिखाया है और ये सुनिश्चित करने का भी काम कर रहे हैं कि किस तरह मल्टी क्रॉपिंग से किसान हर साल लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक पे। नमस्ते जी। हमारे इस खास पॉडकास्ट में इसमें हम किसानों से उनके खेत में जाकर ही बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा उनका सफर रहा। तो जो आपके बारे में पढ़ा वो ये है कि आपने ये धान गेहूं वाली अपनी जमीन पर मल्टी क्रॉपिंग की और बाकी लोगों को भी सिखा रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये कहानी है आपकी? जी मैडम, जिस खेत में हम अभी बैठे हुए हैं, इस बाग में बैठे हुए हैं, एक समय ये था यहाँ पर धान और गेहूं की फसल होती है। जैसे पारंपरिक हमारी यहाँ पे इस क्षेत्र में खेती होती है। मतलब पिताजी धान गेहूं लगाते थे? पिताजी हमारे धान गेहूं लगाते थे और मैंने इसके बाद यहाँ पे अपनी बागवानी की शुरुआत की। अमरूद का और नींबू का बाग यहाँ पे लगाया। तो आपको धान गेहूं में क्या दिक्कत लगी कि ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए? मैडम, एक तो सबसे बड़ी समस्या तो आती है जो धान के रेट कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। वो हमेशा अप डाउन होता है, कभी बहुत कम होता है तो कभी ठीक होते हैं। एमएसपी नहीं मिलती, यही लड़ाई चलती है गेहूं में भी। हाँ, उस पे लड़ाई है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इन फसलों में रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी रोग आ जाता है खेती में और पूरी फसल ही धान की नष्ट हो जाती है और लागत भी बहुत ज़्यादा आती है धान में तो। और अगर गेहूं की बात करें, गेहूं में भी उतना रेट नहीं मिल पाता किसान को जो मिलना चाहिए एक्चुअल में। और अब तो फिर भी बहुत ठीक रेट है, और परंतु उतनी इनकम गेहूं से भी नहीं है। क्योंकि मेनली खेती हमारे क्षेत्र में गन्ना, गेहूं और धान यही होता है, तो उससे कुछ अलग हटके सोचना था। दूसरा, अगर हम अपने बागपत डिस्ट्रिक्ट को देखें तो हमारे बागपत डिस्ट्रिक्ट भट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिस गांव में हम सिसाना में अपने इस गांव में बैठे हुए हैं, इस गांव में कई दर्जन भट्टे किसी समय होते थे। अभी भी काफ़ी भट्टे इस गांव में हैं। कुछ भट्टे बंद हो चुके हैं और भट्टे होने के कारण हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खादान हुआ है। लगभग
अगर मैं बात करूं तो एक खेत से 15 से 20 फीट तक मिट्टी उठी हुई है, तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितने जो पुराने पेड़ है चले गए चले होंगे। गए। तो अगर हमारे इकोसिस्टम पे उस बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत दूषित है। खराब हुआ है। हाँ, अगर हम अपना एक्यूआई लेवल देखें तो एक्यूआई लेवल की इंडेक्स इतनी ज़्यादा है, कई बार हमारा बागपत नंबर 1 पे होता है। जबकि जबकि बहुत इतना इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, इतनी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, तो उसका कारण यही है क्या हमारे यहाँ ईंट पेड़ों की भट्टों कमी का है। उद्योग और पेड़ खत्म। पेड़ खत्म होना वही हम्म, भट्टा उद्योग की वजह से। और तो ही मैंने एक शुरुआत की, इससे प्रेरित होके और कुछ लोग प्रभावित हुए हैं। नहीं, पहले शुरुआत जो की वो तो पिताजी से क्या बात रही होगी? पिताजी ने किस मतलब उनको तो धान गेहूं ही पता है, आपने उन्हें मनाया कैसे? हाँ, बड़ी मुश्किल से मनाया, बहुत क्या सारे चैलेंज बताया? थे। हाँ, वो कहते थे कि बाग लगाओगे नुकसान होएगा, हाँ। चोरी भी होएगी बाग से, कैसे रोकोगे, लड़ाई भी हाँ, होगी फल लोगों के चोरी साथ। होंगे। हाँ, हाँ, फल चोरी होगे तो आप उनसे किसी कितना के साथ लड़ाई भी रखवाली होगी, कितनी करोगे? कितना करोगे? तो वो सब चीज़ें थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे होने के नहीं, बाग नहीं होने का। नहीं होने का। तो इस टाइप की बहुत सारी बातें थे तो पापा मनाया को। कैसे? बस बड़ी मुश्किल से मनाया कि कुछ तो नया करते हैं, हाँ, कुछ अलग करना है। हाँ। ये तो हम कर ही रहे हैं, ये खेती एक अपने एक पार्ट में ये काम भी कर लेते हैं, अच्छा, अपनी मतलब बागवानी कर थोड़े लेते हैं। हिस्से से शुरू किया। हाँ, थोड़े हाँ, हिस्से से शुरू किया, अभी जो पिछला हिस्सा है उसमें भी गाजर और गेहूँ है। अच्छा, वो तो अपने लिए, हाँ, अपने हाँ, खाने के हाँ। लिए। तो ये कितना एरिया है पूरा? ये 1.25 एकड़। 1.25 एकड़ एरिया तो है। 1.25 एकड़ में जब शुरुआत की तो थोड़ी-सी ज़मीन पे बागवानी शुरू की, हाँ, इस पे मैंने इसके आधे 1.25 एकड़ के आधे पार्ट पे शुरुआत की थी शुरुआत की। 2018 में। क्या लगाया था? ये अपने अमरूद। अमरूद और नींबू। अमरूद और नींबू लगाए हाँ। थे। अच्छा, और जो ये अमरूद और नींबू लगाया था क्योंकि यहाँ तो सब धान गेहूँ लगा रहे हैं, तो अमरूद, नींबू लगाने की मतलब कहाँ से सीखा? सीखा कैसे? अ, कि कैसे लगेगा? कहाँ से प्लांटिंग मिलेगी, सैपलिंग मिलेगी? इसके लिए मैडम सबसे अच्छा मेरे लिए जो साधन था हुँ, वो इंटरनेट था। इंटरनेट। हाँ, यूट्यूब अच्छा, से, गूगल से सर्च करा, हाँ, फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपना बागपत, उनसे संपर्क करा। अच्छा, वहाँ पे एक जानने वाले मिल गए, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। अच्छा। तो उसके कारण मैं ये सब करने में मतलब सफल हो सक्सेसफुल पाया। हो पाए, हाँ। तो कहाँ सैपलिंग फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिले थे, अमरूद के, नींबू के? हाँ, उन प्लांट्स तो मैंने वंश बायोटेक नाम से एक कंपनी है, अच्छा, वो उनका प्लांटेशन का ही काम है। हुँ, तो पेड़ तो उन्हीं से लिए थे। हुँ, बट मुझे हॉर्टिकल्चर से सब्सिडी मिली थी और समय-समय पे वो मुझे गाइडेंस। गाइडेंस भी देते रहे। और हुँ, साथ ही जो अपने जो सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं, हाँ, उनका बीज भी उन्होंने अवेलेबल कराया। अवेलेबल करा दिया। चूँकि मैं इसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग भी करता हूँ। हुँ, बाग के बीच में कभी जैसे प्याज लगाना, दाल लगाना, अपना लौकी, घिया, सब्जियाँ तोरी। सीज़नल करते हाँ, रहते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ इसमें हम करते रहते और हैं। ये आइडिया कैसे आया कि मल्टी क्रॉपिंग भी करनी होती है? क्योंकि बहुत सारे किसानों को मैं देखती हूँ, ये पता नहीं है और दूसरा इसमें मेहनत लगेगी तो वो बचते भी हैं। हाँ, तो उसमें उसमें मुझे लगा कि जो हमारे पेड़ों के बीच का एरिया खाली पड़ा है। खाली है, हुँ, तो उस एरिया में कुछ ना कुछ करा जाए। हुँ, कुछ ना कुछ फसल बो लीजिए, कभी धनिया हुँ, लगा दिया, हुँ। तो कभी आपका ये पालक लगा दिया। तो इस तरीके से हम मतलब बीच में कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं ऐसे। कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। तो जी। फिर पिताजी का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने एक बार लगाया? मतलब एक पहले तो अमरूद और नींबू का साइकिल एक बार बात करें कि मान लीजिए 2018 में पहली बार आपने लगाया, हाँ, तो कब से 2018 में। फ्रूटिंग शुरू होती है? वैसे तो फ्रूटिंग तो मैडम जो आजकल वैरायटी आ रही है अमरूद की जो वैरायटी है या हुँ, अमरूद के अलावा कोई भी फल है, तो 6 महीने में इन पे शुरुआत हो जाती है। हो जाती है फ्रूटिंग। हाँ, पर हुँ, हम मतलब वो फल लेना नहीं चाहिए, चूँकि पेड़ उस टाइम छोटा होता है। हुँ, अगर फल काफ़ी ज़्यादा आता है, आंधी आएगी, बरसात होएगी, हुँ, वो वजन होने के कारण वो पेड़ टूट जाएगा। टूट तो जाएगा। इसलिए हमें मतलब शुरुआत का फल नहीं लेना चाहिए। हुँ, जब पेड़ 1 साल का हो जाए, तो उसके बाद ही हमें फल लेना चाहिए। वो भी 1 साल बाद भी पूरा फल नहीं लेना चाहिए, उसमें से कुछ फल गिरा देना चाहिए, अच्छा। जिससे कि हमारा पेड़ ग्रोथ कर सके, उसकी टहनियाँ और जो उसकी मेन ब्रांचेज़ है, हुँ, तना है, उसका मजबूत हो सके। हुँ। तो फ्रूटिंग मतलब कब प्रॉपर फल लेने शुरू करते हैं? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद। 1 साल तो 1 साल के बाद मतलब पहली बार जब अमरूद लगाया तो सक्सेसफुल रहे, अच्छी हाँ, यील्ड हाँ। मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। जो पहले साल आपने लगाया तो फिर उपज अच्छी हुई, मतलब हाँ, कोई बहुत अच्छी चैलेंज उपज नहीं है। आया कि आंधी, बरसात, तूफान और कोई रोग?
हाँ मैडम, वो देखो, मौसम को तो हम कभी रोक नहीं रोक नहीं सकते हैं। सकते, हाँ। अपने मौसम में जो क्रियाएं चलनी हो तो चलेगी। हुँ, बरसात भी, बरसात के हुँ, समय भाई हुँ, तूफान भी हुँ, आएगा, गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगा, सब चीज़ें तो होती हैं। पर परंतु बात ये है, इस पे अगर गेहूँ धान के मुकाबले उस चीज़ का प्रभाव कम होता है। कम होता है। मान के चलिए हमारा 10-20% फल टूट भी गया तो कुछ फल तो बचा है। और कई हुँ, बार ऐसा होता है कि तूफान आया, हुँ, बरसात हुई, हुँ, ओला पड़ गया, हुँ, पूरी गेहूँ की फसल है या धान की हुँ, फसल है, पूरी ही बर्बाद हो गई वो। तो हुँ। ऐसा मतलब चैलेंज नहीं बागवानी में है, नहीं है। नहीं है और रोग भी नहीं लगते। हाँ, नहीं रोग तो आता है। हुँ, अभी उसके लिए हमें कुछ करने पड़ते हैं, पहले अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने उधर अभी ट्रैपर लगाया है, इसे फ्रूट फ्लाई अच्छा। ट्रैप बोलते हैं। फेरोमोन इसमें एक फेरोमोन ट्रैप, ट्रैप लगाया हुआ है हाँ, आपने? वो अच्छा। फेरोमोन ट्रैप लगाया हुआ है। उसकी ट्रेनिंग कैसे मिली? उसकी जानकारी भी मतलब नेट से, यूट्यूब से नेट ही से मिली। मिली, अच्छा। हाँ, और फिर ये मैंने मँगाया तो हुँ, उससे जो अपनी जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके अंदर चली जाती हैं। अच्छा। हाँ, वो जो हमारे फल को इफ़ेक्ट नहीं कर हुँ, पाती। हुँ, हुँ, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है किस समय पे हमें मतलब क्या करना है। हुँ। तो जब आप बागवानी कर रहे थे, तो या आपने अमरूद और नींबू क्यों चुना था? इसको लेके कोई ऑप्शंस थे या ये आपको पसंद थे या क्या हुआ था? एक्चुअल में मैम मैं तो नींबू ही लगाना चाह रहा था पूरे अच्छा, में। सिर्फ़ नींबू, हाँ, हाँ। क्योंकि मतलब कि जैसे घर पे डिस्कस होता था तो हुँ, पापा ने कहा अमरूद लगाएगा तो बहुत नुकसान होगा, अच्छा, चोर भी घुसेंगे, बच्चे हाँ, भी घुसेंगे। हाँ, तो इस टाइप की चीज़ें हुँ, थी। तो हाँ, मैंने सोचा कि नींबू लगाता हूँ, हाँ, चूँकि नींबू में नुकसान कम होगा, चोरी कम होगी। एक तो उसमें काँटे होते हैं, हाँ। दूसरा नींबू कोई तोड़ भी कितना सकता है। सिर्फ़ कितना ही खाना है किसी हाँ, को? उसे न शिकंजी लेके बनानी चले है हाँ, अपना, या घर में 2-4 सलाद नींबू में यूज़ करना है हाँ, तो 2-4 नींबू लेके चला जाएगा। हाँ, तो वो जबकि अमरूद ऐसा होता है कि उसे तो पूरा खाते हैं थैला भर लोग। के, पूरा हाँ, बैग भर के ले जाएगा। हाँ, तो वो सब चीज़ें दिमाग में थी, मैं सोचा था कि पूरा एरिया में नींबू ही लगाऊँगा। हुँ, फिर पापा ने कहा कि नींबू के साथ में अमरूद भी डलवा लें। खुद ही कहा। हाँ, पापा ने खुद ही बोला फिर। तो फिर हाँ, उसके बाद नींबू का एरिया कम किया हाँ। न, और ज़्यादा अपना अमरूद अमरूद का लगाया। लगाया। अच्छा, तो आप मान ही गए क्योंकि आप तो चाह ही रहे थे हाँ, मैं तो चाह ही कि रहा था ऐसा क्योंकि मुझे कुछ इनोवेटिव करना था। करना था। जी। तो उसके बाद फिर जैसे अमरूद आए तो उन्हें बेचने में कोई समस्या नहीं हुई, हाथों-हाथ बिक गया? देखो मैडम, समस्या तो शुरुआत में बहुत सारी होती हैं, हाँ, पर जैसे मतलब कि अपने वे पे चलते हैं, हाँ, हाँ, तो हमें रास्ते खुद ही मिलते जाते हैं। तो चले बेचने जाते का हैं। क्या रहा? कैसे रहा प्रोसेस? बेचने के लिए फल वाले यहीं से लेके चले जाते हैं। यहीं से लेके चले हाँ जाते जी। थे। मतलब इतने आपकी जानकारी थी या क्या? किस तरह एक्चुअल से में हुआ? जैसे मैं फ्रूट लेके आता था हुँ, मार्केट से, तो हुँ, अपने जानने वाले थे एक, हुँ, जिनसे मैं फ्रूट लेके आता था। उन्होंने कहा कि भाई हमारा फल ले लेना। हाँ, तो ये कहने लगा हाँ जी बिल्कुल ले लूँगा। हुँ। उसी ने मतलब यहाँ से फल लेने की शुरुआत तो कर रेट दी। कैसे आपने तय किए? रेट मार्केट के ऊपर जो भी जो मार्केट भी में, मार्केट में हाँ, मिल रहा है। चल रहा अच्छा होगा। एक ख़ास बात ये है कि जो मैंने देखा यहाँ आने के बाद भी आपने बताया कि ये पूरा बागवानी जो अब आप पूरे 1.25 एकड़ में कर रहे हैं, पूरा नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। जी। कोई केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, मैं तो केमिकल शुरू से ही इस तरह से था या अब धीरे-धीरे बदला है? नहीं, शुरुआत से ही मतलब मैं ये कर रहा हूँ, जैसे कि अपना केमिकल फ्री है? गोबर का खाद, हाँ। नीम खली, हुँ, और ये अपना नीम ऑयल, हुँ, और जैसे कि ट्राइकोडर्मा, हुँ, ये ये सब मतलब मैं यूज़ करता हूँ, या फिर केचुआ खाद, हुँ। इन सब का यूज़ करता हूँ। केमिकल शुरू से ही नहीं यूज़ करा? केमिकल शुरुआत से यूज़ नहीं तो किए। इसको लेके कोई जानकारी थी या कैसे मतलब क्योंकि ज़्यादा उपज के लिए तो ज़्यादातर किसान केमिकल यूज़ करते हैं और नेचुरल फार्मिंग की जो बात होने लगी है वो अब होने लगी है पिछले 3-4 साल में। एक्चुअल में मैम क्या होता था, जैसे मैं गाँव में कहीं पे बैठ गया किसी के पास, हुँ, तो मतलब मैं बोलता था कि भाई ये अपनी ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, हाँ, नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, हुँ, उस चीज़ के लिए मैं बोलता था। हुँ, तो कुछ बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भाई ऐसे कहने से थोड़ी कुछ ना होता है, कि हुँ, आप खुद करके करके देखो दिखाओ ना, पहले। कुछ करके दिखाओ। हुँ, तो मतलब वो चीज़ मेरे अंदर थी कि हाँ, मुझे खुद करना है। अच्छा तो आपने पढ़ा था कहीं नेचुरल के बारे में, फार्मिंग के हाँ, बारे हाँ, में? हाँ। पढ़ा जैसे, हुआ था। हाँ, जैसे हमारे मोदी जी जब हुँ, प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर बने, बने। हुँ, तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया, हुँ, ऑर्गेनिक खेती के लिए हुँ, उन्होंने मतलब प्रेरित किया। किया। तो वहाँ से ये चीज़ें दिमाग में थी, हुँ, और धीरे-धीरे जब हमारे मन में कोई विचार होता है, हुँ, तो कहीं न कहीं से हमें सजेशन भी मिलते हैं। कहीं न रास्ते कहीं से बन जाते हैं। हुँ, विचार मिलते चले जाते हैं, रास्ते मिलते चले हुँ। जाते हैं। तो फिर इसके बाद आप मल्टी क्रॉपिंग भी करने लग गए इसमें। हाँ जी, हाँ तो जी। मल्टी क्रॉपिंग में मतलब वो किस लिए करना शुरू करा कि खाली ज़मीन पड़ी है इसलिए या एक होता है कि आमदनी बनी रहे लगातार?
हाँ, वो सिर्फ ज़मीन, सालाना एक इनकम पे डिपेंड ना रहना हाँ, पड़े। हाँ, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, दोनों ही बातें हैं। हुँ, एक तो ज़मीन हमारी खाली पड़ी हुई है, हुँ, उसका हुँ, यूज़ हुँ, होना चाहिए। हुँ। क्योंकि एक मैनेजमेंट में भी बोलता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हुँ, ये हुँ, हमारा ज़मीन खाली पड़ी हुई खाली है, पड़ी है, तो इसमें मतलब कि खाली ज़मीन अपनी कवर हो जाएगी और एक इनकम भी जनरेट इनकम होगी। जनरेट हो हाँ, जाएगी। चूँकि अमरूद आएगा तो अपने टाइम पे एक इनकम देगा, देगा, बीच में हाँ। फसल है। हुँ, और भी कुछ नहीं तो अपनी मान के चलिए हमने अब दाल लगाई थी, हुँ, मूँग दाल लगाई थी, अच्छा, बे हमने उसे बेचा नहीं है कहीं पे हुँ, भी, अपने घर में यूज़ किया है, तो कम अच्छा, से कम अपने घर का तो चलेगा ना, क्योंकि हम चलेगा। जॉइंट फैमिली हैं। हाँ, हाँ, तो तो घर में ही ज़रूरी है। अपने हुँ, घर में भी वो हमें बाज़ार से खरीद के लेके आनी है। हुँ, किसान मान के चलिए किसान अगर उसी दाल को 50 या 60 रुपए किलो बाज़ार में बेचता है, हुँ, अ, फिर उसी को खरीद के वो 100 रुपए किलो ₹100 लेके किलो आए। में लाता है। हुँ, तो अब हमने अपने घर में यूज़ कर लिया, हमें बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ रहा। नहीं अगर हम खरीदना। देखें तो बाज़ार से 100 रुपए किलो, सवा 100, 150 हुँ, रुपए हुँ, किलो हमें खरीदनी होगी, खरीदनी है। और वो और हमारे पता नहीं किस तरीके की होगी, किस तरीके आप की तो होगी। नेचुरल हाँ, यूज़ कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी कहानी में एक बड़ी बात ये भी है कि आप प्रॉपर पढ़े-लिखे एक इंसान हैं, जो अच्छी जॉब कर सकता था और जो लोग देख रहे हैं, एमबीए किया हुआ है विनीत जी ने, प्रॉपर एक पढ़ाई की है, प्लेसमेंट हो गया था, नौकरी भी लग गई थी। तो नौकरी क्यों नहीं की आपने? क्योंकि मैं देखती हूँ किसान के परिवार में तो बहुत बड़ी बात होती है कि लड़का पढ़ लिख जाए और नौकरी करने लगे। और करना छोड़ के मतलब पढ़ाई तो कर ली ना, शुरू से तो आपने नहीं सोचा होगा कि आप खेती करेंगे। हाँ, इस चीज़ के लिए मेरा विरोध हुआ था। हुँ, घर वाले भी और बोलते एमबीए हैं, कर लिया। रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि पढ़ हुँ, लिखने के बाद कि भाई हुँ, जॉब करनी चाहिए। हुँ, अब पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ क्या कि है? खेती में चला गया। हुँ, बट मैडम एक विषय सोचने वाला है, अगर सारा टैलेंट, सारे एजुकेटेड पर्सन गाँव हुँ, से निकल के अपने मेट्रो सिटीज़ में चले जाएँगे, दिल्ली, हुँ, बैंगलोर, हुँ, मुंबई हुँ, चले जाएँगे, तो गाँव में तो पढ़े लिखे रहेंगे ही नहीं। हुँ, तो पर ये तो सब नहीं सोचते। हाँ, अगर मैं इस चीज़ की मैं शुरुआत ना करता तो मेरे से प्रेरित होके और लोग भी इस क्षेत्र में शुरुआत ना करते। आज मेरे से प्रेरित होके कई लोगों ने बागवानी की शुरुआत की है। तो इस गाँव में और लोग भी कर रहे हैं बागवानी? हाँ, बिल्कुल, इस गाँव में 2-3 मेरे से बाद में मतलब प्रॉपर गाइडेंस मनी दी है ना, प्रॉपर मनी गाइड किया है। हुँ, और इसके अलावा एक हमारा निकटवर्ती गाँव है सरूरपुर। अच्छा, सरूरपुर उन्होंने मेरे से संपर्क किया, उन्होंने किसी ने बताया होगा कि भई आप उनसे मिलिए एक बार। हुँ, हुँ, तो मेरे पास आए, यहीं पे आए। हुँ, तो उन्हें भी मैंने गाइड किया, चूँकि हुँ, जो एक नया पर्सन होता है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स सवाल होते होते हैं हैं। कि हुँ, मैं लगाऊँ कि नहीं चिंता भी लगाऊँ? है। हुँ, कैसे लगाना है? क्या हुँ, करना है? हुँ, पेड़ प्लांट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? हुँ, बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में होते हैं। हुँ। कितनी दूरी पे मुझे पेड़ रखना है? बहुत सारे हुँ, क्वेश्चन होते हैं, स तो मौसम के अनुसार हाँ, क्या क्या होगा? करना है? अगर हम लगाएँगे पेड़ हो जाएँगे कि नहीं हो हुँ, जाएँगे? क्या हुँ, खाद डालनी है? हमें क्या हुँ, करना है? हुँ, गड्ढा कितना करना है? उन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हुँ, वो व्यक्ति मेरे से मिले, हुँ, उन्हें मैंने सबको गाइड किया कि भई हाँ, हुँ, ऐसे-ऐसे करना है, मतलब हुँ, उनके जितने क्वेश्चन्स को मैं संतुष्ट कर सकता था, उनके हाँ, पर्सनों को मैंने संतुष्ट किया। हुँ, उसके बाद वो लगाने के लिए प्रेरित हुए, उन्होंने बाग लगाया। हुँ, तो मैं मानता हूँ इस क्षेत्र के लिए ये चीज़ अच्छी भी है। हुँ, हमारे यहाँ प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुँ। है। मतलब आप ये भी कह रहे हो कि सिर्फ़ एक किसान के तौर पे नहीं, मतलब एक ज़िम्मेदार इंसान के तौर पे भी ज़रूरी है कि हाँ, बागवानी करें। प्रथम तो मैम हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। हुँ, अ, तो एक नागरिक की हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी होती है। हुँ, तो आपको लगता है कि बागवानी हर तरह से फ़ायदेमंद क्रॉप है, बजाए हाँ, कि धान, गेहूँ या गन्ना के? बिल्कुल, बिल्कुल, और मैडम ये होना भी चाहिए। अगर मान के चलिए पूरा देश, सभी किसान हुँ, एक फसल के कोई लगाते रहेंगे तो क्या होगा, मार्केट में अगर कोई चीज़ ज़्यादा ज़्यादा जाएगी है, वैल्यू तो कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू कम होगी। हुँ, इकोनॉमिक्स का हुँ, बेसिक रूल यही है। रे हाँ। रे रूल हुँ, यही है। हुँ, तो हमारे यहाँ मतलब फसलों का वर्गीकरण होना चाहिए। ये हुँ, नहीं कि एक ही फसल को पूरा, हुँ, जैसे मतलब मैं यहाँ पे अपने गाँव का ही बताता हूँ। हाँ, गाँव का क्या, ये हर गाँव की यही स्टोरी है, हुँ, पूरे हमारे भारत की यही स्टोरी हुँ, है। सभी एक ही फसल के पीछे हाँ। चल लगाने के लिए उनको चल देते लगता है एक हैं। बार लगा दिया, होएगी तो बेचेंगे, बस कभी खत्म। जैसे मैंने अपने पापा से, हुँ, अपनी बड़ी माताजी से, उनसे हुँ, मैंने सुना है, हुँ, पिताजी हमारे बताते हैं कि भई किसी समय हमारे यहाँ पे मिर्च बहुत ज़्यादा होती थी, हाँ, फिर टमाटर बहुत ज़्यादा होता था। हुँ, जब मैं छोटा था मैंने देखा कि हमारे पूरा एरिया में बहुत ज़्यादा मूली होती थी, और हुँ, स्थिति होती थी जो मैंने स्वयं देखा है, हुँ, इतनी मूली होती थी कि वहाँ पे मंडी में बिकती नहीं थी वो। हुँ,
उन्हें ऐसे खोल के आ जाते थे मंडी में। कई बार मैंने देखा है, ये हमारा रास्ता यहाँ गया, कच्चा रास्ता था, यहाँ पे मूलियाँ उखाड़ते थे और रास्ते पे डाल देते थे और बहुत बुरी बदबू यहाँ पे हो जाती थी। तो ये सिचुएशन भी इतनी किसान मूली के थी। साथ आती है। अगर किसान थोड़ा सा ये सोचे कि अगर हम सभी एक ही फसल लगाएंगे तो उसका रेट हमें नहीं मिलेगा, किसी को भी फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। तो इसलिए वर्गीकरण का होना तो जरूरी है। जरूरी है। तो ये वर्गीकरण के हिसाब से ज़रूरी है। और अब अगर हम आमदनी की बात करें तो अमरूद का क्या साइकिल होता है? जैसे कब लगाया, कब तक उसमें पैसे आने लग जाएँगे, या नींबू का भी सेम रहता है या क्या देखिए रहता मैडम, है? अगर हम एक भी बोते हैं, जैसे प्रॉपर हमारा बागपत, मुजफ्फरनगर जो बेल्ट है, शामली जो बेल्ट है, अगर इसकी गन्ना बात बेल्ट करें, है। गन्ना बेल्ट है पूरी। गन्ना भी हम लगाते हैं तो गन्ना भी 1 साल में ही इनकम देता है और 1 साल में पूरे आपका साल। अमरूद भी इनकम देनी स्टार्ट कर कर देता है। देता है। हाँ, शुरुआत में शुरू के ईयर इनकम थोड़ी कम देगा कम देगा। और ऐसे सेकंड ईयर में आप जाओगे तो इनकम थोड़ी बढ़ेगी, थर्ड ईयर में बढ़ेगी, थर्ड ईयर से आपकी प्रॉपर इनकम स्टेबल एक हो आनी जाएगी। स्टार्ट हो जाएगी। पर फर्स्ट ईयर से इतनी इनकम वो देना स्टार्ट कर देता है कि अपने खर्चे और निकल जाएं। निकल जाते हैं उससे। और 3 साल बाद फिर ये है कि मतलब कई सालों तक फिर ये बाग चलता रहेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी फसलें अगर हम एक देखें तो एक भी हमें 2 साल में 2 साल ही चलता है हमारा, एक उसके बाद दोबारा बोना पड़ता है। जबकि हमने अमरूद लगा दिया तो मान के चलिए 10 से 15-20 साल तक अमरूद चलता है अगर प्रॉपर हम केयर करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें पेड़ की कटिंग कब करनी है। क्या-क्या ध्यान रखना है? जैसे अभी फरवरी का महीना आता है तो फरवरी में प्लांटेशन कब बेस्ट होती है करना? प्लांटेशन फरवरी मार्च में बेस्ट होता है। फरवरी मार्च में करें। हाँ, ठीक है। फरवरी मार्च में या फिर बरसात से ठीक पहले मई जून में कर लें। हाँ, जून जुलाई में वो ठीक होता है। वैसे बेस्ट पीरियड मैं तो अपने अनुभव के आधार पे यही कहता हूँ कि फरवरी और मार्च बेस्ट है। ठीक है। क्योंकि उस समय ट्रिलिंग बहुत अच्छी होती है पेड़ों में। हाँ, तो वो बेस्ट एनवायरनमेंट है उसके लिए। फरवरी मार्च में प्लांटेशन करा, फिर उसके बाद किस तरह की केयर की ज़रूरत होती है? केयर मैडम, एक तो हमें अपने जितने प्लांट होते हैं उनमें देखना होता है कि किसी में किसी प्रकार का कोई रोग, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई फंगस तो नहीं आया, कोई कीड़ा तो नहीं है, मतलब चेक करते या रहें लगातार। नीमाटोड्स, हाँ, कोई मतलब कि बीमारी तो नहीं, वो हमें प्रॉपर चेक करना होता है, उसका ट्रीटमेंट देना होता है। और एक जो खाद देने का सबसे अच्छा समय होता है प्लांट को, वो भी फरवरी मार्च है। फरवरी मार्च में अपने प्रॉपर हमने बाग की जुताई करवा के, पेड़ों की खुदाई करवा के उस प्रॉपर उस समय हमें खाद दे देना चाहिए। ये वर्मी कंपोस्ट, हाँ, वो अपना प्राकृतिक जो भी गोबर की खाद है, अपना जीवामृत या घन जीवामृत है, जो भी मतलब कि हमें खाद देनी है, वो हमें फरवरी और मार्च का महीना बेस्ट है। फरवरी में मतलब हमें अपनी तैयारी कर देनी चाहिए और उससे पहले अपना जुताई से पहले और खाद देने से पहले प्रॉपर अपनी जो ब्रांच चीज़ें जिनकी कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा ब्रांच चीज़ें हैं, डेड ब्रांच चीज़ें हैं, वो सारी निकाल देनी चाहिए। या फिर हमारा पेड़ बहुत ज़्यादा हाइट ले रहा है, उसे कितने हाइट पे रखना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल कर रहे हैं, अपने घर के लिए पेड़ होता है वो कितना भी ऊंचा चला जाए, अगर पेड़ ये ऊंचा जाएगा तो हमें मान के चलिए मेरे बाग में 700-800 पेड़ हैं, तो 700-800 पेड़ से डेली फल टूटना, अगर वो फल बहुत हाइट पे है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें उसे मतलब प्रॉपर इतनी हाइट पे रखना है कि हमारी अप्रोच में अप्रोच से बाहर ना जाए। हाँ। तो 1 एकड़ में अगर माना जाए तो कितने पेड़ लगाना सही रहता है 1 एकड़ में? अगर सघन बागवानी करनी है तो सघन बागवानी में तो हम 6 से 8 फीट की पेड़ से लाइन से लाइन और पेड़ से पेड़ की दूरी रख सकते हैं। 6 से 8 फीट की दूरी? हाँ, सघन बागवानी में। और नहीं तो हम 12 से 12 लाइन से लाइन की दूरी 12 और पेड़ से पेड़ की दूरी 10 भी रख सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और बीच का डिस्टेंस कितना छोड़ना ज़रूरी होता है? लाइन से लाइन वाला? हाँ, 12 से 16 मतलब फुट। डिस्टेंस तो रहेगा, इसीलिए मल्टी क्रॉपिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर मल्टी क्रॉपिंग हम करना चाहते हैं तो डिस्टेंस तो हमें रखना ही होगा, 12 से 16 फीट का डिस्टेंस हम रख सकते हैं। और रोग वगैरह ना लगे इसके लिए क्या हम पहले से यूज करें, कीटनाशक वगैरह क्या यूज हो सकते हैं? इसके लिए हम पेड़ों में जो खाद देनी है वो अपना गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या जीवामृत, घन जीवामृत दे सकते हैं। उसके अलावा हम नीम की खली यूज कर सकते हैं, सरसों की खली यूज कर सकते हैं। इससे कीट नहीं आते, रोग नहीं लगते। हाँ, और हम ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और इसको पानी की कब कब जरूरत होती है?
पानी का मैम सर्दियों में तो पानी की जरूरत कम होती है, बरसात में तो जरूरत ही नहीं पड़ती है देने की। हाँ अब जो मैंने पानी की जरूरत होती है वो गर्मी के मौसम में होती मई है। जून हाँ, मई जून में वो हमें 1 हफ्ता से 10 दिन या 15 दिन के बीच पानी देना होता है। जैसे मतलब हम अपना खेत देखना चाहिए हमें बाग की, हाँ जरूरत है कि मिट्टी सूख चुकी है, तो उस टाइम हमें पानी दे देना चाहिए। तो पानी की क्या, सिंचाई की विधि क्या हो सकती है बागवानी में? सिंचाई की ड्रिप विधि, या कैसे करते हैं? सिंचाई की विधि हमारे हाँ ड्रिप से भी दे सकते हैं और अपने ओपन फील्ड इरिगेशन भी हो सकता आप है। क्या करते हैं? मैडम अभी तो मैं उसकी क्या नाम लाइन लगवाई हुई है हमने, ड्रिप इरिगेशन की लगवाई हुई है। ड्रिप हाँ, इरिगेशन करते पर हैं। वो लाइन हमें इसलिए भी उठानी पड़ी क्योंकि पाइप तो हमारे दबे हुए हैं, तो इसलिए हमें अभी जुताई करनी पड़ती है, तो उठानी पड़ती है। हाँ, उठानी मतलब पड़ती ड्रिप है। इरिगेशन ही करते हैं हाँ आप? नहीं, अभी ड्रिप इरिगेशन बंद की हुई है। बंद की हुई ओपन है। फील्ड क्योंकि अगर हमें मल्टी क्रॉपिंग करनी है तो फिर अच्छा, हाँ, फिर पाइप हटाने पाइप पड़ेंगे। हटाने पड़ेंगे, ओपन तो फील्डिंग के मल्टी लिए। क्रॉपिंग में आप क्रॉप्स बदलते रहते हैं हाँ, क्रॉप्स बदलते रहते हैं लगातार? उसमें। कोई ऐसा है कि ये चीज़ पर्टिकुलर लगाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? एक होता है वो ना, एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप का कुछ कनेक्शन नहीं, होता मैं तो है। कुछ ना कुछ नया लगाता रहता हूँ। नया जैसे मैंने लगाना। इसमें प्याज भी लगाया, अच्छा। प्याज भी लगा के देख चुका हूँ, मूँग की दाल, और उसके अलावा अपना ये अपनी घिया, तोरी, लौकी, सब लगा के देख हाँ, चुके हैं। सब लगा के देख चुका हूँ मैं। तो हल्दी भी। अब आपने ये अमरूद की वैरायटी कौन-सी लगाई है? मतलब एक होता है कि अब तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप, अब तो लगा ली। तो कौन-सी वैरायटी बेस्ट लगता है आपको कि अगर जो लोग देख रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं आपको देखकर कि चलो बागवानी करें, तो कौन-सी वैरायटी लें अमरूद मैडम की? मेरे पास थाई वीएनआर भी है, जो अच्छा। सबसे ज़्यादा प्लांट है मेरे पास थाई वीएनआर के, और थाईवी। फिर हाँ, ताइवान पिंक है, ताइवान पिंक। और 1-2 प्लांट मैंने और भी डलवाया। अगर हम देखें व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो थाई वीएनआर अच्छा है, अच्छा, अच्छी उपज देता है। तो अच्छी उपज देता है। तो इससे आपको रोग भी सालाना, कम आता है उसमें, अच्छा, रोग कम आता है। रोग तो भी कम सालाना आता है। कितनी इनकम हो जाती है इससे आपको? अ, हम पर ईयर बागवानी और बागवानी से पर इंटरक्रॉपिंग? एकड़, हाँ, हम पौने 2 से 2 लाख तक की इनकम ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि मुनाफ़े का सौदा है खेती? हाँ, बिल्कुल। कुछ और करने का वो नहीं है? नहीं, इसके साथ कि कुछ और किया जाए, पैसे अभी कमाने हैं, ऐसा नहीं लगता कभी? अभी इसके खेती साथ संतुष्ट कर रही है? हाँ, बिल्कुल। अभी जो अपने किसान से जुड़ा हुआ ही मुझे काम करना है, जो भी करना है अभी। अभी जैसे कि यहीं पे बाग में ही गाय रखने का भी मेरा रखने का विचार है। कार्यक्रम है। एक तो उससे अपना प्राकृतिक खेती की तरफ एक कदम, जैसे बढ़ जाएगा। हमारे महामहिम राज्यपाल गुजरात और देवव्रत महाराष्ट्र जी। के आचार्य देवव्रत जी, वो अक्सर मैं उन्हें सुनता हूँ, और उनके संरक्षण में गुरुकुल कुरुक्षेत्र चल रहा है, वहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैंने जाके वहाँ पे देखा है जो वो खाद अच्छा। बनाते हैं। तो उनसे मैं प्रेरित हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, आचार्य देवव्रत जी से। अच्छा। तो अभी यहाँ पे मैं गाय लाकर जो उनका खेती की पत्ती है, प्राकृतिक खेती, तो उसकी तरफ ही अब और ज़्यादा उसमें ध्यान देंगे। ध्यान देने का। लेकिन आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये है मैडम, जो अपनी गाय हैं, गायों से ही गो आधारित उत्पाद शुरू बनाने करने हैं, का, हाँ, है जैसे विचार। हाँ, जैसे कि गाय के गोबर से दिए होते हैं, दीपक, अपने दीपक, हाँ। धूप बत्ती होती है, समरानी कप होते हैं, आज तो बल्कि मूर्तियाँ भी, बहुत कुछ बन रहा है बहुत कुछ आजकल तो। आजकल गाय के गोबर से बन रहा है। तो उस तरफ, चूँकि मैडम हम देखते हैं कि आज हमारा गौवंश लाचार है। खराब। क्या होता है, किसानों ने छोड़ देते हैं, और सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी की कमर टूट जाती है, कोई घायल हो जाता है, सर्दी हो या गर्मी हो, भूखे प्यासे ऐसे घूमते रहते हैं। तो अब इसलिए मतलब कि जिससे कि लोग इससे प्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सके, मोटिवेट भी होगा, और साथ ही मेरी इनकम भी जनरेट होगी उसके। तो अब गौवंश के ऊपर ही मैं कार्य कर रहा हूँ। तो अभी मेरा प्रोग्राम ये है कि भविष्य में मैं गो आधारित उत्पाद की शुरुआत करूं, जिससे कि लोग बाग ये ना समझिए कि गौवंश तो बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि अक्सर सबसे ज्यादा समस्या मैडम कहाँ आती है कि बछड़ा, अगर गाय बछड़ा देती है तो वो किसान के लिए अपने आप में एक टेंशन हो जाता है कि भाई इसे बछड़े को कैसे रखेंगे, क्योंकि अब बैलों से खेती भी होनी बंद हो गई है। बिल्कुल। तो अब जब गाय के गोबर, हमारा मान के चलिए गाय का गोबर ही कई, अगर हम उससे गो आधारित उत्पाद बनाते हैं तो उसका 1 किलो गोबर ही कितने रुपए का होगा।
तो जब उन्हें उसे किसान को ये दिखाई देगा कि इसका जो गोबर है उसी का कितना ज्यादा इस्तेमाल है, कितना यूज है, उससे भी एक इनकम जनरेट हो सकती है। सकती है, तो वो गाय को छोड़ेगा नहीं, चाहे हाँ, वो वो दूध बछड़े दे को भी या नहीं छोड़ेगा। और नहीं। जैसे गाय मान के चलिए गाय बूढ़ी हो गई तो भी उसे छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हमें मतलब एक ऐसा कुछ कार्य करना होगा, ऐसा कुछ काम करना होगा कि लोगों को ये ना लगे कि हाँ गौवंश तो बेकार है। और उसके लिए मैडम हमने शुरुआत भी की है। अपने गांव में हमने गौशाला बनवाई है। अच्छा। हाँ, उसके लिए मैं मतलब हमारे गांव में गौशाला नहीं थी, तो मैं देखता था जैसे हम निकले, अपने अपना व्हीकल उठाया, बाइक उठाई अपना, तो उस पर निकले, मैंने खेतों की तरफ गए या रोड पे भी गए, तो जगह जगह में गौवंश दिखाई देते थे, गाय बछड़े घूमते हुए। कई बार चूंकि किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए तार लगाए हुए थे, जो अपना ब्लेड वाला तार और कांटे वाला तार होता है, ये लगाए हुए थे, तो गौवंश उससे घायल हो जाता था। कई बार वो इतनी बुरी तरह घायल होता था, उसकी गर्दन यहाँ से कटी हुई है तार से और उससे ब्लड जा रहा है। तो मतलब वो बहुत ही दुख और दर्द देने वाली चीज थी। क्योंकि हम राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, राम कृष्ण की हम संतति है, तो भगवान राम और कृष्ण के पद चिन्हों पे हमें चलना होगा। तो उसके लिए हमें गौवंश की रक्षा तो करनी होगी। और गौवंश की रक्षा का मतलब है कि हम अपनी खेती की भी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग के लिए अपनी खेती के लिए रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे मतलब उस चीज को देख के बहुत दर्द होता था, बहुत दुख होता था। तो फिर अपने एक भाई थे गांव से, वो एक्सपायर हो गए। उन्होंने उस मिशन पे कार्य किया कि भाई गौशाला बनानी है। तो क्या हुआ, वो अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाए थे उस समय गौशाला बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने रोका। तो वहां से ईंटें वगैरह उठ गई थी जो गौशाला, वो मतलब अपने सेल्फ फाइनेंस से वो परिवार बनाना चाह रहे थे गांव में गौशाला। तो मैं 2019 का इलेक्शन नजदीक था। गौवंश की समस्या उस समय बहुत बड़ी थी, वो मुद्दा बहुत बड़ा उठाया जाता था अपने न्यूज़पेपर्स न्यूज में। हाँ, जो छोटा पशु का बहुत ज्यादा उस समय वो मुद्दा उठा हुआ था। तो मैंने उनसे भरत भाई को मैंने कहा कि चलो भाई अब चलते हैं गौशाला के लिए, अब हम अपनी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम अपने एसडीएम बागपत से मिले। उन्होंने तुरंत हमारे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया तहसीलदार को। अच्छा। हाँ, और फिर उसके लिए मतलब हमें काफ़ी टाइम लगा, अधिकारियों के ऑफिस के हमें चक्कर लगाने पड़े, बट सक्सेस हो गए, हमारे गांव में गौशाला बन गई सरकार। हाँ, और सरकारी जमीन पे। हाँ, ये है उसकी तालाब की जमीन थी। अच्छा, तालाब की जमीन पे। उस तो पे कितनी गाय हैं अब वहाँ? वहाँ पे लगभग 100 से 125 गाय 100 से, तो मतलब वहाँ पे जो भी दिखता है छुट्टा वो जाके आप हाँ कर हाँ, देते हैं। वहाँ पे जो छोटा पशु होता है, छोटा गौवंश होता है, उसे गौशाला में भेज देते हैं। जी। तो आप खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गौवंश के लिए भी आपके मन में एक भावना है और उस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मात्र भावना नहीं, वो गौवंश से हमारा प्रेम है, बिल्कुल प्रेम है। और तो ये जो कर रहे हैं, और यूपी गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, तो आप किसी तरह की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं जो किसानों के लिए सरकार ने शुरू की हुई है? हाँ मैडम, बिल्कुल, मतलब जैसे फायदा मिल रहा है? बिल्कुल फायदा लिया है। और किस का, जैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें अगर आप बताएं। जैसे कि अगर ड्रिप इरिगेशन, हाँ, अपना हम कृषि विभाग से और हॉर्टिकल्चर विभाग से वो लगवा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन मैंने बाग में लगवाई है सर, सब्सिडी पे ही लगवाई है। उसके लिए क्या करना होता है, कई लोगों को पता नहीं होता। उसके लिए हमें अपना जो कृषि विभाग है या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है अपना, उसमें हमें उनसे संपर्क करना होता है। मैडम, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करता है, हमें सिर्फ जाके उनसे संपर्क करना होता है, वो हमारा काम करके देते हैं। कितना सब्सिडी मिल जाता है, कितना खर्चा आता है इस पे? ड्रिप इरिगेशन तो मैडम 90% सब्सिडी मिलती है, 10% ही देना होता है। तो कितने का 1 एकड़ में, मतलब कितने का खर्चा हुआ, टोटल कितने लगते हैं जो सरकार का मिलता है, सरकार की तरफ से? मैडम मुझे अब प्रॉपर याद नहीं है आपको, लेकिन आपको ये है कि 10% ही आपका लगा। 10% और किसी उसका फायदा आप ले रहे हैं सरकारी स्कीम का? हाँ, ये जो प्लांट लगवाए थे मैंने, अमरूद और नींबू, उसके ऊपर भी मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी मिली थी। और इसके अलावा जैसे हमारे सरकारी विभाग में अपना जो कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है, उसमें बहुत सारे बीज सब्सिडी पे मिलते हैं। हाँ, वो हम प्रॉपर ले सकते हैं, हमें वहाँ पे संपर्क में रहना होता है। संपर्क। पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं आप? हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। तो अगर जो किसान हमें देख रहे हैं इस समय, और मान लीजिए कि वो यूपी के ही किसान हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे खेती से जुड़े, जो आपको अपने अनुभव से लगता हो कि किसान इन बातों पे ध्यान नहीं देते और देना चाहिए? हाँ मैडम, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान कभी भी
एक फसल के पीछे ना जाए, कि ना पूरा जाए। क्षेत्र एक फसल के पीछे ना जाए। अ, फसल पूरी में एक ज़मीन पे भी एक ही ना हाँ, लगाएँ। एक न लगाए, हुँ, फसलों में वर्गीकरण होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, एक बात तो ये है। हुँ, दूसरा, वो सरकारी योजनाओं को अपने लोकल न्यूज़पेपर्स हुँ, हैं, हुँ, उनसे या हुँ, किसी माध्यम से, आज तो हमारे पास नेट है, गूगल है, बहुत सारी उससे चीज़ें। बहुत सारी योजनाएँ, गौवंश को लेके भी योजनाएँ हैं, खेती को लेके, बागवानी हुँ, को लेके बहुत सारी योजनाएँ हैं, हुँ, तो सरकारी योजना का बेनिफिट ले। कई बार क्या होता है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम के कारण किसान कुछ काम नहीं कर नहीं कर पाता, पाते, तो हाँ। वो और उसके लिए योजनाओं का पता नहीं होता। योजनाओं को से पता नहीं होता, तो हुँ, सरकारी जो योजनाएँ हैं, हुँ, उनका फ़ायदा लें। और वर्तमान में जो हमारी सरकारें बैठी हुई है, हमारी केंद्र सरकार हो हुँ, या हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार हो, हुँ, वास्तव में वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। हुँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फसलों पे बहुत अच्छी बढ़ोतरी की है उन्होंने, सभी हुँ, फसलों पे, अपना हुँ, चाहे वो हुँ, गन्ना हो, हुँ, चाहे गेहूँ हो। हुँ, और उसके अलावा बहुत सारी सरकारी योजनाएँ केंद्र सरकार की तरफ से भी है हुँ, और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी है। हुँ, और मैं विशेष तौर पर अपने माननीय प्रधानमंत्री हुँ, मोदी श्री जी के नरेंद्र लिए। मोदी जी को हुँ, भी धन्यवाद करूँगा कि हुँ, उन्होंने किसानों का इतना ध्यान दिया। हुँ, और हमारे योगी जी तो वास्तव में रोल मॉडल हैं। हुँ, अ, वो तो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने भी हुँ, किसानों की तरफ बहुत ध्यान दिया। हुँ। तो योजनाओं का लाभ ले योजनाओं का किसान। लाभ लें, एक योजनाओं ही को सर फसल ना लगाए, योजनाओं का लाभ ले। हाँ, योजनाओं का लाभ हुँ। लें। इसके अलावा और कोई गलती जो किसान करते हैं? गलती मैडम एक मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे गोवंश है, गोवंश को छूटा छोड़ देते हैं, उसे छूटा ना छूटा छोड़ें। ना छोड़ें। उसका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करें गोवंश का भी। हुँ, गोवंश को ये सोचे बेकार की चीज़ है, हुँ, जैसे गाय ने दूध देना छोड़ दिया तो भई इसे छोड़ दो। छोड़ दो। अगर हुँ, उन्हें छोड़ना भी है तो प्रॉपर गौशाला में छोड़ के गौशाला में आएँ, छोड़ के आएँ। ऐसे ना छोड़ें। उसका हुँ, नुकसान ये है, एक तो वो गोवंश बेचारा भटकता है। आज हुँ, तक तो आपके घर पे था, वहाँ पे हुँ, खा पी रहा था, उसे हुँ, चारा भी मिल रहा मिल था, रहा उसे था। पानी भी मिल रहा था। हुँ, आज उसे खुला छोड़ दो, बेचारा, अगर हम उसे देखें, अगर हुँ, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, हुँ, तो वो वो ऐसे घूमता है कि मुझे भोजन कहाँ मिलेगा, चारा कहाँ मिलेगा, मुझे पानी भटकता कहाँ रहता है। मिलेगा। फिर कई बार खेतों में जाएगा, वहाँ हुँ, पे किसान उसको भगाने डंडा की कोशिश मारेगा, करते हैं। पानी नहीं मिलेगा तो वो गंदा पानी पिएगा, नाली का पानी पिएगा। हुँ, तो उसका उसका यूटिलाइज़ेशन करें गौवंश का, हुँ, उसे खुला ना छोड़े, उससे खाद बनाएँ, उससे हुँ, गो आधारित उत्पाद बनाएँ। हुँ, और दूसरा, जितनी भी सरकारी योजना उनका फ़ायदा लें, अपने और मल्टी क्रॉपिंग पे भी ध्यान मल्टी दें। क्रॉपिंग पे ध्यान दें। जी, तो ये विनीत जी का जो पूरा हमने कहानी सुनी, उसमें सबसे अच्छी बात निकल के ये आई कि जो खेती है ना, और जो हम गौशाला की बात कर रहे हैं, गायों की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एक काम नहीं है, पूरा एक पैशन है, पूरा जी, एक प्यार है, उसके साथ ये खेती कर रहे हैं। और जो टिप्स हमें मिल रहा है इनकी कहानी से, वो ये है कि आप कोई सिर्फ़ एक फसल पे ना निर्भर रहें, ना ही एक फसल लगा के अपने भविष्य की प्लानिंग करें। अगर आपके पास ज़मीन है, आप खेती करते हैं, तो मल्टी क्रॉपिंग करें और गौवंश के लिए ज़रूर एफ़र्ट करें। आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो गौवंश उसमें भी फ़ायदा देगी, और उसके जो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वो आपके लिए एक अलग बिज़नेस आइडिया भी तैयार कर सकते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप देखते रहिए किसान तक का ये खास पॉडकास्ट अन्य क्षेत्र। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ।